हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। आयकर का निर्धारण कौन सी सरकार करती है? आयकर के निर्धारण की अगर हम बात करें तो वो केंद्र सरकार करती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? सूचना की पहुंच अधिक एवं प्रभावी हो, ठीक है। सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, बिल्कुल ठीक है। और नागरिकों को समान हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो, उपरोक्त तो सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए क्या जांच या अनुमोदन की आवश्यकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार मानवाधिकार में सम्मिलित है। तो मानवाधिकार में जीवन, स्वतंत्र, समता और गरिमा का अधिकार जो है वो सम्मिलित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कैसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्स चलाती रहती है, ठीक है। अगर आप यूपीपीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे तो आप यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्स और आगामी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एग्जाम हैं आप सभी की तैयारी कर पाओगे, जो कि मुझे अनअकैडमी की सबसे खास बात लगती है। पैसा आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के लिए देना है, तैयारी आप सारे एग्जाम की कर पाओगे, सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है, ठीक है ना। यूपीपीएससी को अगर आप 2022 मान करके टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हो तो ये वाला कोर्स जो है वो आपका 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। रेफरल कोड इंडियन स्टडी है, ध्यान रखना जब भी कोई भी कोर्स या सब्सक्रिप्शन परचेस करो किसी भी कैटेगरी के अंदर इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, जो आपका मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है लेखपाल की, जिसका कोर्स जो है वो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं, सभी एग्जाम में आप इनरोल कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक ही सब्सक्रिप्शन आपको परचेस करना है, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको उत्तर प्रदेश या यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी आप सभी की तैयारी कर पाओगे, ठीक है, जो कि अनअकैडमी की सबसे खास और सबसे अच्छी बात है। जब भी कोई भी कोर्स परचेस करो, इंडियन स्टडी जो आपको रेड हाईलाइट में दिख रहा है, आप उसको जो है वो अप्लाई करके रेफरल कोड की जगह इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका सही है? पहला है कि यदि निजी कंपनी या कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रावधान आवश्यक है। हाँ, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निधि भागीदारियों फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापन लोगों की सहमति आवश्यक है। नहीं, केवल पी ही सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई। इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला तो आपका मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास और आजीवन कारावास में आजीवन कारावास दूसरा हो जाता है और तीसरा होता है कारावास, जो 2 प्रकार के होते हैं, सश्रम कारावास और सादा कारावास, ये तीसरे पॉइंट में आता है। चौथा संपत्ति का समर्पण और पांचवा है आपका अर्थदंड, ठीक है। ये 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक संरचना का सिद्धांत किस वाद में अभिनिश्चित किया गया? तो किस वाद में किया गया? केशवानंदन भारतीय बनाम केरल राज, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटरसाइकिल का ड्राइवर साइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
धारा 128, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन करेक्ट। पंचायती राज प्रणाली में कितनी श्रेणी की संरचना होती है? 3, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में कितनी श्रेणियों की व्यवस्था है? 3, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। राज्य सूची में अंतर्गत या राज्य सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है? बाजार और मेले, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्यों के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन का चौथी अनुसूची, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देश तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य अपनी नीति को विशिष्टता निम्नोन्मुखी बनाएगा, जिसमें कथन आपके सामने है पी और क्यू के रूप में, ठीक है। जिसमें समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वायत्त एवं नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। मतलब शक्तियों का संकेंद्रीकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी शक्तियां हों वो किसी एक व्यक्ति विशेष के पास हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। दूसरा भी सही बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े गए? आप सभी लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार सुरन सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का भी जोड़े गए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। चलो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे ताकि आप लोग जो है वो सारी चीज आराम से देख सकें। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारकों के, चलो हमको ये नहीं पता, ठीक है। पर्यावरण वाला देखो, पर्यावरण का संरक्षण, हालांकि पता है, एक बता रहा हूं मैं ट्रिक आपको किस तरीके से आपको करना है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा ये किस में? अनुच्छेद 48 में। यानी कि पहला मिला चौथे से और तीसरा मिला दूसरे से। पहला चौथे से और पहला चौथे से देखो एक ही उसमें मिल रहा, बात ही खत्म हो गई अब तो, है ना। पहला चौथे से मिल रहा है, दूसरा तीसरे से मिल रहा है और तीसरा दूसरे से मिल रहा था, ठीक है। ये तो अभी हाल ही हमने देख लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा 51, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण यह अनुच्छेद 49 में है। पर्यावरण के लिए अनुच्छेद 48 और अनुसूचित जाति और जनजातियों और दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 46 में है, ठीक है। चलिए सर, यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में कौन से चुनाव याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को। तो ये तो बिल्कुल जो है वो कौन सा कथन जो है वो सही है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको नहीं है मत देने का अधिकार, समझ रहे हैं। और ये मनोनीत सदस्यों के बारे में बोल रहे हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है, तो पहला तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, ठीक है सर। वो कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, क्वेश्चन नंबर 61, जल्दी बताइए। यहाँ पर देख लीजिए सर, जीवक चिंतामणि ये संगम साहित्य कालीन है और उसके लेखक है। तो जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तुत तक के देवर, ठीक है। पहला तीसरे से। मणि मेखले के कौन है? ये हो जाएंगे आपके शीत ले सतनार, ठीक है। शिल्पाधिकारम के कौन है? ये हो जाएंगे आपके इलांगो आदिगल। और तोल कालियापन के कौन है? तोलक पियर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है तो थोड़ा सा गलत हो, संस्कृत नाम है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन में दिया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कहाँ पर हुआ था या किसके मध्य हुआ था? वो तो पानीपत में हुआ था और पानीपत हरियाणा में है। मुझे कह रहा है कि किसके मध्य हुआ था?
तो किसके मध्य हुआ था ये? बाबर और इब्राहिम लोदी। और दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था इब्राहिम लोदी जो युद्ध की भूमि पर मारा गया था। ठीक है, यही था इब्राहिम लोदी। और कब हुआ था आप सभी लोग जानते हैं, 1526 में। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? वंदे मातरम अरविंद घोष ने लिखा, जल्दी बताइए। 63। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा संध्या, ब्रह्म बांध उपाध्याय और मूक नायक भीमराव अंबेडकर और लीडर ये जवाहरलाल नेहरू, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा, क्योंकि लीडर जो है वो समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित है, ना कि जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य विकल्प है उसका चुनाव करना है। असत्य यानी कि जो गलत है, चारों पढ़ो फिर बताओ। तो सही आंसर होगा भारत का प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना 1854 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था, ये गलत है। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत का प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए सर। यहाँ पर पोल आपके सामने, घाटियां और जो घाटियां जहां पर स्थित है वो आपको बताना है। लीजेंड घाटी कहाँ पर है? लीजेंड घाटी की अगर हम बात करें तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वात घाटी कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। चुंबी घाटी कहाँ पर है? ये भारत में है। किंग घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो कौन सा ऑप्शन 4 3 2 1 कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में दिया। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? वित्त आयोग की सिफारिश पर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा 1935 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाज नहीं है? दलाल, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, जिसको ब्रोकर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कोसाम्बी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। डॉब्सन इकाई निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए प्रयुक्त होती है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की मोटाई के लिए। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चेचक रोग किसके द्वारा होता है? वेरियोला वायरस के द्वारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राउल्फिया सर्वेंटाइना किसका वनस्पति नाम है? तो ये सर्पगंधा का है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? केरल, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2021 में किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर सरल कुमार लिम्बाले, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा यानी कि मैन जेवलिन थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता? अब ये क्वेश्चंस तो दिमाग में छप गया होगा, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।